हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप सब आप लोग सब बढ़िया से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, अपने चैप्टर्स को पूरे नोट्स बना के तैयार कर रहे होंगे। और आप मुझे कमेंट्स में भी भेज सकते हैं। और जब भी आप मेरी वीडियोस देखें, जो भी आपको लिंक मिले, तो यूट्यूब पे पहले आप मिशन CBSE क्लासेस को सर्च करिए, वहाँ जाके वीडियोस देखिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में, जहाँ भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसके बाद हम अपना आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी भी है, जैसे कि मैं कहता ही हूँ और चैप्टर का इंटरेस्टिंग है, इजी है। एक्चुअली क्या इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा ही आपको, और बाकी कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं, सब बेसिक्स ही है सारा। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास में क्या क्या मैटर्स हैं, मतलब किस किस जो चीज़ें हैं वो किन किन मैटर से कैसे कैसे बनी हुई हैं, और मैटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। मैटर का पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ, उसके बाद नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आप सुना करो, उसके बाद जब मैं नोट करूँ उसके बाद वीडियो पॉज करके फिर नोट किया करो। तो पहले जो बोल रहा हूँ वो सुनो। मैटर क्या होता है? मैटर उसको हम कहते हैं कोई भी एक ऐसी चीज़ जो विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर मास हो, मतलब कुछ उसका वज़न हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, ठीक है, उसको मैटर कहेंगे। तो ऐसी तो आपके आसपास आप नज़र दौड़ाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आप एक सिंपल कॉपी आपने रखी है, नोटबुक, वो भी एक मैटर से ही बनी है। एक पेन है आपके हाथ में, वो भी एक मैटर ही है, क्योंकि वो उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा। बिना स्पेस ऑक्यूपाई करे तो वो रहेगा नहीं, स्पेस तो चाहिए ना उसको। एक पेन को भी एक स्पेस चाहिए, एक छोटी पेंसिल को भी स्पेस चाहिए, और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, चाहे बहुत ही कम हो लेकिन होता है कुछ ना कुछ मास। तो मैटर उसी को बोलते हैं जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा हो। जैसे आप अपने पेन हो गया, पेंसिल हो गई, रबड़ हो गया, आपके आसपास हो गए इक्विपमेंट देख लो, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, सब कुछ जो भी आप फील कर सकते हो, जैसे एयर हो गई, ठीक है, स्मेल कर सकते हो, कोई आपको स्मेल आ रही है किसी चीज़ की, फ्रेगरेंस आ रही है, तो वो भी मैटर ही होता है। कुछ भी आप सुनते हो, देखते हो, वो सारी चीज़ें किससे बनी होती है? मैटर से बनी होती है, ठीक है। और मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से एक मैटर बना होता है। और उस मैटर से, जैसे आप पेन है, पेन बनाए, पेन एक हम कहेंगे कि मैटर है, तो मैटर है, लेकिन उसके अंदर बहुत छोटे, अगर प्लास्टिक का पेन है आपका तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़े होंगे उसमें प्लास्टिक के, तब वो जाके एक पेन बना। या पेंसिल है तो वो बहुत छोटे छोटे उसमें वुड के पार्टिकल्स होंगे, लकड़ी के पार्टिकल्स, जिससे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ज्वाइन होके तब वो वुड बनी है, जिससे वो पेंसिल बनी है। तो वो छोटे छोटे, जैसे आपकी बॉडी बहुत छोटे छोटे सेल्स को मिला के एक पूरी बॉडी बनती है, इस तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ने के बाद उससे एक मैटर तैयार होता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली मैटर। अब मैटर्स की कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मैटर होता क्या है, फिर ये इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं समझाऊंगा, उसके साथ एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे इसके साथ साथ कि मैटर में क्या क्या आपके एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप अब मैं नोट करूँगा तो आप उसको वीडियो पॉज करके नोट करते जाना, और जो बोलूँगा वो सुनो पहले, फिर नोट करते जाओ, तो आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे और आपको समझ भी आता जाएगा कि चैप्टर क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये मैटर के बारे में डेफिनेशन आ गई है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया ये वही है, इसके बाद फिर हम इसको आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, वो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। वो कैसे, मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ आपको, पहले आप सुने फिर नोट करेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी आप एक गिलास वाटर लो, उसको पूरा भरो, ठीक है, उसको ग्लास को पूरा भर के आप उसमें क्या डालते हो, उसमें आप 3-4 टेबल स्पून आप उसमें शुगर ऐड कर दो। तो शुगर आप उसमें वाटर में, मान लो लेट से आपने 100 ml वाटर लिया है, उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच शुगर डाली है, उसको आप डिज़ोल्व कराते हो। तो चीनी डालोगे आप जैसे ही वाटर में, तो आप देखोगे उसको आप डिज़ोल्व कराओ, ठीक है, वो 2-3 चम्मच जो भी चीनी आपने शुगर डाली है उसको डिज़ोल्व कराओगे।
तो आप उससे नोटिस करोगे डिज़ोल्व कराने के बाद वाटर का जो लेवल था ना, वाटर अगर आपका 100 ml था तो 100 ml ही रहेगा, वाटर आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। तो फिर वो जो शुगर आपने डिज़ोल्व करी वो कहाँ चली गई, यही क्वेश्चन आएगा ना। मान लो आपने इसमें 3 टेबल स्पून शुगर डाली, तो अगर 100 ml ही वाटर था तो 100 ml ही रहा डिज़ोल्व करने के बाद भी, चेक कर लेना कभी भी। तो फिर शुगर कहाँ चली गई, तो शुगर वो, ये इसकी रीज़न है। इसका जो पहला है फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल जो मैटर है स्पेसेस बिटवीन देम। इसमें जो वाटर में आपने शुगर डिज़ोल्व कराई थी ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। तो जो स्पेसेस होती हैं वो शुगर जो आप डालोगे वो सारी उन स्पेसेस में चली जाएगी, वो स्पेसेस को फिल कर देगी, इसलिए वाटर का लेवल नहीं बढ़ता। तो ये रीज़न है, पार्टिकुलर मैटर है स्पेस बिटवीन देम। या आप एक्सपेरिमेंट कभी ट्राई भी कर सकते हो, उसमें सॉल्ट या शुगर कुछ भी डिज़ोल्व कराओगे तो उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। उसमें जो स्पेसेस होंगी वाटर में वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, वो शुगर वहाँ पे जाके सेट हो जाएगी जो स्पेसेस होंगी उनमें, इसीलिए वो लेवल उतने का उतना ही रहता है। तो ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। इसको अब मैं इसमें नोट डाउन करता हूँ, फिर आप नोट करना। तो ये नोट करो आप, इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया, इसको नोट करें। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा मोशन में रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, ये बस हमेशा चलते रहेंगे। क्यों चलते रहते हैं मैं बताता हूँ। पहले इसके तरह एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, मान लो आप कोई इंसेंस स्टिक या कोई अगरबत्ती जिसको हम कहते हैं वो आप जला के छोड़ दो, ठीक है। तो उसको जला के आप जब छोड़ोगे तो उसकी स्मेल आपको, उसको एक कोने में लगाओगे तो उसकी स्मेल आपको पूरे रूम में या पूरे, अगर बड़ा एरिया है तो पूरे घर में आपको उसकी स्मेल आएगी, मतलब फ्रेगरेंस उसकी आएगी, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, आपने तो उसको एक कोने में लगाया है तब भी उसकी फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ उसमें से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ना छोटे छोटे, वो पूरे रूम में वो मूव करेंगे, वो एयर के साथ मिक्स होके सब जगह ट्रैवल करेंगे, पूरे एटमॉस्फेयर में मिक्स कर जाते हैं। तो इसलिए आपको उसकी फ्रेगरेंस दूर तक आती है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। अगर आप एक इंसेंस स्टिक को या परफ्यूम, मान लो आप एक परफ्यूम अगर स्प्रे करते हो एयर में, तो उसकी जो फ्रेगरेंस होगी वो भी दूर तक जाती है, वो भी वही रीज़न है सेम, उसके भी पार्टिकल्स होंगे एयर में मिक्स होकर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा कि जैसे दूसरा एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि आप देखो, जैसे आप एक बकेट लो, उसमें या बकेट लो या एक छोटी बॉटल में वाटर लो और उसमें ना 1-2 ड्रॉप्स इंक डाल दो, इंक के 1-2 ड्रॉप्स डालोगे तो आप क्या नोटिस करोगे, आप देखोगे थोड़ी देर में वो पूरा वाटर जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो क्यों हो जाएगा, आपने तो एक ड्रॉप डाली, वो भी एक पॉइंट पे डाली, वो क्या होगा, जो ड्रॉप आपने डाली वो उस ड्रॉप क्या होगी, स्प्लिट, क्योंकि पार्टिकल तो वैसे भी बहुत छोटे होते हैं, तो वो ड्रॉप जो होगी वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी और उसके पार्टिकल मूव होना शुरू हो जाएंगे और वो मूव होते होते पूरे वाटर में मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए आप कहीं भी एक ड्रॉप इंक की डालोगे तो वो पूरे वाटर में फैल जाता है। ये भी एक इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे ही एनसीईआरटी में आपके और भी दिए हैं, जैसे कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट, वो भी आपका इंक की तरह ही होता है, कलर्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं। ये अगर आप वाटर में डालोगे और उसको छोड़ दो 2-4 घंटे के लिए, मत देखो, तो उसमें क्या होगा, आप धीरे धीरे देखोगे, नोटिस करोगे कि वो सारे पूरे वाटर में धीरे धीरे मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो ये मिक्स होते हैं पार्टिकल्स वाटर में, आपके मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, के पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। और मूव क्यों करते हैं, पार्टिकल में एक्चुअली क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ोगे अभी फिज़िक्स में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो पार्टिकल को मोशन में रखती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। हर इनमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसलिए मूव करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी और पार्टिकल तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में कोई फूड पक रहा है, किचन में अगर कोई गर्म खाना पक रहा है, तो आपको देखते हो उसकी जो फ्रेगरेंस होती है दूर तक आपको उसकी खुशबू आती है ना, क्योंकि उस टाइम गर्म खाना जब पक रहा होता है तब आती है, या आप उसको हीट करोगे तो आएगी। और वही आपका फूड अगर फ्रिज में रखा हुआ ठंडा है तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो दूर तक नहीं जाएगी, वो ठंडे खाने की स्मेल आपको नहीं आती।
लेकिन गर्म खाना जब होता है या पक रहा होता है, जिस टाइम गर्म होता है, हॉट होता है, उस टाइम आपको उसकी फ्रेगरेंस दूर तक आती है। क्यों? बिकॉज जब आप गर्म करते हो किसी चीज़ को तो उसमें आपने टेम्परेचर दे दिया, हीट दे दी, तो हीट देने से क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स का मोशन दूर तक होता है, तेज़ी से मूव करते हैं, वो दूर तक मूव करते हैं, ये रीज़न होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं, जब इसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कब? जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो गर्म चीज़ आप कोई भी करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसके पार्टिकल्स ज़्यादा दूर तक मूव करेंगे, उसको ज़्यादा दूर तक आप उसकी स्मेल, आपको फ्रेगरेंस ज़्यादा दूर तक आएगी। तो ये होता है इसका रीज़न। ठीक है, तो पार्टिकुलर मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। इसको एग्जाम में लिखता हूँ इसको, फिर आप इसको नोट डाउन करना। ये इसको आप नोट करिए, इसके बारे में पार्टिकुलर मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, इसके बारे में मैंने जो आपको समझाया है वो नोट डाउन किया। इसके आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी है, वो मैं दिखाता हूँ। ये इसको पहले आप पॉज करके नोट्स लिखिए, फिर नेक्स्ट पेज पे आएगा। ठीक है, तो ये इसके दो एग्जांपल्स के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझा तो पहले दिया है कि क्या होता है सारा। ठीक है, तो इसको आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपना थर्ड पॉइंट लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो भी होते हैं मैटर के, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे वाटर है, आप सिंपल एग्जांपल देखो, वाटर है तो वाटर, आप एक टैप खोलो और उसमें जो वाटर जब नीचे गिरेगा टैप से, उसकी पूरी धार गिरती है नीचे पानी की, तो उस वाटर को आप हाथ से काटने की कोशिश करो। उस पर जब आप हाथ चलाओगे वाटर को, उसकी जो स्ट्रीम होती है, वाटर की जो धार होती है, उसको काटने की कोशिश करोगे तो वो कटेगी नहीं कभी, आपका हाथ उसमें से निकलता जाएगा, लेकिन वो स्ट्रीम वैसे की वैसी रहेगी। तो स्ट्रीम वाटर, क्योंकि वाटर में क्या होता है, वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर है आपके जो टैप से गिर रहा है, उसमें करोड़ों वाटर पार्टिकल्स हैं। तो वो वाटर पार्टिकल्स जो होंगे H2O, वाटर के जो पार्टिकल हैं, उसमें आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब वो पार्टिकल, इसका मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल टू पार्टिकल फोर्स होती है। ठीक है, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हर वाटर मॉलिक्यूल, मान लो उसमें जितने भी करोड़ों वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उन करोड़ों वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में एक अट्रैक्टिंग फोर्स होती है, जो एक दूसरे को, मॉलिक्यूल को आपस में होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो वो होल्ड करके रखती है आपस में फोर्स, तो इसलिए आप उसको अगर तोड़ना चाहोगे तो ईजिली वो टूटेगा नहीं। तो ये इसको कहते हैं पार्टिकल मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, कि पार्टिकल जितने भी होते हैं मैटर के, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपने देखा होगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन होते हैं, तो तीनों के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैं अभी उनको आपको दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपका है एटॉमिक व्यू दिख रहा है आपको, ये आपका सॉलिड का है। ऊपर जो रेड और ब्लू कलर में है, ये सॉलिड है। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड होते हैं। तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो बहुत स्ट्रांग होंगी, क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है। पार्टिकल के बीच में क्या है? स्पेस ही नहीं है। और जब पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होगी तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सॉलिड को तोड़ना इसीलिए मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये पार्टिकल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड है। और ये देखो, इसके बाद आएगा आपका, ये लिक्विड है। लिक्विड में देखो थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आ रहा है। ब्लू पोर्शन, ब्लू वाले हैं, ये लिक्विड है। लिक्विड में आपको थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आएगा। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होंगी। तो इसको, लिक्विड को, इनकी फोर्सेस को तोड़ना थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड को, जैसे आप खुद ही सोचो, सॉलिड है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। ठीक है, और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक होती हैं। तो लिक्विड से गैस बनाना ज़्यादा इजी है। मतलब लिक्विड को तोड़ोगे कैसे? तोड़ना मतलब ये है कि अगर इसको हम मेल्ट करेंगे या बॉयल करेंगे तो ये फोर्सेस ब्रेक होके ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ज़्यादा होती हैं। और लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी हैवी नहीं होती,
मतलब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिंग फोर्स वीक होती है, जिसकी वजह से उससे ईजिली हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये लास्ट में आपको दिखेगा ये गैसेज है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसकी हैं, इसमें देखो गैसेज में आपको बीच बीच में खाली खाली स्पेसेस नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें दिख रहे हैं आपको रेड कलर और ग्रे कलर में, ये पार्टिकल्स हैं, ये दूर दूर हैं। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, वीक होंगी। इसमें थोड़ी लिक्विड में गैस से ज़्यादा होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। डायग्राम इसमें मैंने आपको दिखा दिया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये मैंने इसको भी नोट डाउन करिए, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ है, इसको नोट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर हम पढ़ रहे हैं इनकी कितनी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे तो अभी हमारे को और भी स्टेट मिल चुकी हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, के बाद प्लाज्मा भी आ गया है। ठीक है, 5 स्टेट्स हो चुकी हैं ऐसे तो, लेकिन अभी बेसिकली हमने 3 ही पढ़नी है यहाँ पे, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। जो 3 मेन स्टेट्स होती हैं मैटर की, वो सॉलिड लिक्विड और गैस होती है। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, सॉलिड कैसा होता है, ठीक है, और लिक्विड कैसा होता है। उसमें सॉलिड में कंप्रेस्ड होता है, उसमें पार्टिकल पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में और दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉलिड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और गैसेस में इनका डिफरेंस बिटवीन भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से, इसके 4 से 5 पॉइंट, आपको मिनिमम 4 पॉइंट तो आने ही चाहिए। 2 मार्कर क्वेश्चन या 3 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, तो 4 से हम 5-6 पॉइंट लिखेंगे इसके। ठीक है, तो वो मैं आपको लिखता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ क्या क्या है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, आपको देखो एक एक करके हम स्टडी करते हैं। पहला है सॉलिड्स का, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये मैं आपको बता ही दिया है। लिक्विड में वीक होती है और गैसेस में बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि सॉलिड में आपने देखा था स्ट्रक्चर में कॉम्पैक्ट था, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा थी। लिक्विड में थोड़ा कम कॉम्पैक्ट था, दूर दूर थे पार्टिकल्स, तो उसमें कम थी। और गैसेस में और दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, तो उसमें सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। दूसरा पॉइंट है, लिक्विड्स में आपकी शेप डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। मतलब लिक्विड की शेप जो होगी आपकी, वो प्रॉपर एक शेप होती है। आपको भी सॉलिड देखो, सॉलिड की बात कर रहे हैं, उसकी कोई भी प्रॉपर शेप होती है, और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम मतलब उसकी कितना कैपेसिटी है वो फिक्स्ड होता है। लिक्विड की शेप नहीं होती कोई, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। लिक्विड को तो आप जिस भी कंटेनर में डालते हो वो उसी की शेप ले लेता है, उसकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं है, तो वो नो डेफिनेट शेप बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है। और गैसेस में तो कोई ना उसकी शेप होती, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैस तो पूरे अगर किसी कंटेनर में डालोगे तो पूरे में फ़्लो कर जाएगी वो। ठीक है, और तो उसकी अपनी कोई शेप तो है नहीं, और वॉल्यूम भी कोई फिक्स्ड नहीं। अगर आप उसको छोटे कंटेनर में रखोगे तो वो उतने वॉल्यूम में आ जाएगी, बड़े कंटेनर में रखोगे तो पूरे में फैल जाएगी, तो उसकी वॉल्यूम भी कोई फिक्स नहीं है। और सॉलिड तो आपको पता है कंप्रेस होता नहीं है। सॉलिड को अगर आप कंप्रेस करोगे, मोड़ोगे, तोड़ोगे तो ब्रेक हो जाता है, तो नॉट कंप्रेसिबल होता है। लिक्विड्स को आप कंप्रेस कर सकते हो थोड़ा, कुछ हद तक, और गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। जैसे आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सीएनजी जो होता है आपका। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को कंप्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो गैसेस को हम कंप्रेस करते हैं। आपके घर में एलपीजी आता है, वो भी क्या होता है, वो सिलेंडर में उसको कंप्रेस करके भरा जाता है। ठीक है, उतनी सारी गैस को कंप्रेस करके उस छोटे से सिलेंडर में डाला जाता है, तो गैसेस को कंप्रेस ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद आएगा कि डेंसिटी जो होती है सॉलिड की हाई होती है, डेंस होता है सॉलिड, और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। मतलब उसको ज़्यादा देर तक आपको हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो मेल्ट होगा। या बॉइलिंग पॉइंट कह लो, किसी किसी सॉलिड में बॉयल भी होता है, वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट ही होता है बेसिकली सॉलिड में। बॉइलिंग तो लिक्विड की होती है। ठीक है, तो आप बॉइलिंग को ना ही लिखो तो जब भी चल जाएगा। हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते हो। लिक्विड्स में लिख सकते हो उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी मतलब समझ रहे हो, थिकनेस। जैसे डेंस होता है जिसमें, जैसे आप वाटर और हनी देखते हो, वाटर है और एक हनी है, तो कौन सा ज़्यादा डेंस है, हनी ज़्यादा डेंस है, थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है, वो ईजिली फ़्लो कम करता है, वाटर जल्दी फ़्लो कर जाएगा। तो डेंसिटी लिक्विड्स की क्या होती है, लो होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। और मेल्टिंग पॉइंट भी सॉलिड से कम होता है। और गैसेस में
सबसे कम हो जाएगा। फिर डेंसिटी सबसे कम, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो गैस में होता ही नहीं, गैस तो बॉयल होगी नहीं ना मेल्ट होगी, तो उसकी बहुत कम खाली डेंसिटी लिखेंगे हम यहाँ पे, वेरी लो डेंसिटी होती है। उसके बाद ये भी पता है आपको कि सॉलिड फ्लो नहीं करते कभी, लिक्विड फ्लो करता है और गैसेस भी फ्लो करती हैं, लिक्विड भी मूव करता है और गैसेस भी मूव करती है, सॉलिड मूव नहीं करता। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि ईज़िली ब्रेक कौन सा हो जाता है, सॉलिड ईज़िली ब्रेक नहीं होता, ठीक है। और सॉलिड को लिक्विड ब्रेक, तो ब्रेक का पॉइंट ना लिखो तो आप ये लिख सकते हो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, और लिक्विड से फिर गैस में करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। वैसे ये 4-5 पॉइंट तो ये हो ही गए हैं, ये भी मोर देन इनफ है। इनको आप स्टडी करो, ये रीड करो, ये क्योंकि ये डिफरेंस बिटवीन में भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है ना, साथ साथ निकालो, मुझे डाउट कमेंट्स में डाल के डाउट पूछ लेना कि अगर आपको कोई चीज़ समझना है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगर आपको नहीं पता तो अगर आपको कोई कहीं भी दिक्कत आए वो उसको नोट करके तुरंत उसको कमेंट्स में डाल के पूछ लिया करो कि जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास तो ये है नहीं, आप मुझसे कमेंट्स करके ही पूछ सकते हो या मैसेज करके, ठीक है। लाइव होता तो फिर मैं आपको साथ साथ ही बताता। तो ये आपके पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आएंगे इसके। तो ये इसको आप नोट करिए पहले पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी देखिए, सॉलिड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। तो उसको कहते हैं क्या क्या, बेसिकली सॉलिड को, ये आपका फ्लो चार्ट बनाया मैंने, सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, तो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को फ्रीज़ करेंगे, लिक्विड को फ्रीज़ करेंगे तो वापस सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे लिक्विड को हीट करेंगे तो उसको बॉइलिंग कहते हैं, तो क्या बन जाएगा, गैस। लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। और गैस को कूल करने को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखना, ये टर्म्स मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो सॉलिड्स की मेल्टिंग करी जाती है तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को फ्रीज़ करते हैं तो सॉलिड बन जाता है, और लिक्विड्स को बॉयल करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस को कंडेंसेशन करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और डायरेक्ट भी होता है, अगर सॉलिड से आपको गैस या गैस से सॉलिड बनाना हो तो उसको भी वो भी होता है, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। अगर सॉलिड से सीधा गैस में जाना है, गैस से सीधा सॉलिड में आना, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, वो भी नोट कर देता हूँ इसी में। तो ये देखिए इस तरीके से, सॉलिड से अगर हम सीधा गैस बनाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, और गैस से सीधा सॉलिड बनाएंगे तो उसको भी क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो ये आप फ्लो चार्ट इसको एक बार ध्यान रख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, और इससे डेफिनेशन वगैरह या छोटे मोटे क्वेश्चंस या MCQs में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना। और एक चीज़ और बतानी थी, सॉलिड मैंने जैसे बोला आपको, सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को करेंगे हीट तो गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होता क्यों है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अगर आप उसको हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और पार्टिकल तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो सॉलिड का स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था, तो सॉलिड में क्या होता है, अगर उसको आप हीट करोगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे। पहले तो कॉम्पैक्ट होता है ना, सॉलिड का स्ट्रक्चर आपने देखा था, उसको कॉम्पैक्ट होता है, पार्टिकल सारे पास पास होते हैं, लेकिन जैसे उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे और पार्टिकल्स में गैप आना शुरू हो जाएगा। जब पार्टिकल्स में गैप आना शुरू हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल कैसे होते थे, उनमें गैप्स होता था बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती थी और बीच में गैप्स होते थे, ठीक है। जो ब्लू वाला आपने डायग्राम स्ट्रक्चर देखा था वो लिक्विड का था, उसमें बीच में गैप्स थे। तो इसलिए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और उसके पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह लिक्विड को और हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब और हीट करेंगे तो उसमें और काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो उसके पार्टिकल्स और दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का ही होता है सारा। उल्टा करेंगे, अगर हम गैसेस को कंडेंस करेंगे तो क्या होगा, वो पार्टिकल उसके पास पास आने लग जाएंगे, वापस वो कंडेंस पास पास आने लगेंगे तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और लिक्विड को फ्रीज़ करना शुरू करेंगे तो पार्टिकल और पास पास आएंगे। आप जैसे आइस जमाते हो आप अपने फ्रिज में, तो आप लिक्विड वाटर डालते हो, वो आइस बन के निकलता है। तो जब आपने लिक्विड वाटर डाला तो उसके पार्टिकल्स में गैप होता है, ठीक है।
पार्टिकल्स में गैप होता है, स्पेसेस होती हैं, तो आप जैसे ही उसको ठंडा करते हो तो उसके पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। अब वो सॉलिड के स्ट्रक्चर की तरह बन जाता है, उसके पार्टिकल सारे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं जैसे सॉलिड में आपने देखा था। तो इसीलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि वो ठंडा हो जाता है। हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, और ठंडा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। तो इसीलिए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में, और इसी तरह गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड सॉलिड में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है इसके पीछे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर। तो ये रीज़न है, मैंने आप ये नोट कर दिया, आप भी इसको नोट करेंगे। टेम्परेचर जो मैंने अभी आपको समझाया कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्या होता है, पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं तेज़ी से, और तेज़ी से मूव होने की वजह से जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो ब्रेक हो जाती है, सॉलिड की ब्रेक हो जाती है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लिक्विड को आप हीट करोगे तो वो ब्रेक होके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है, वो मैंने नोट कर दिया, आपको समझा तो दिया ही है, इसको नोट करिए। और इसलिए हम इसको यहीं पे अभी ख़त्म करेंगे और इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी का, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, सबकी डेफिनेशंस, और फिर इसमें जो अपना आगे जो टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर में, अब ज़्यादा तो रहता नहीं है, थोड़ा ही रहता है, इवेपोरेशन वगैरह रहता है, वो करा के नेक्स्ट क्लास में ये एंड हो जाएगा। जब तक आप इसके पूरे प्रॉपर नोट्स बना के इसको एक बार एनसीईआरटी के साथ रीड करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो हम साथ में एनसीईआरटी रखेंगे और नोट्स को दोनों को रख के दोनों को साथ में रीड करेंगे, और बाद में फिर आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स ही सफिशेंट होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अब फर्स्ट टाइम रीड करोगे तो एनसीईआरटी साथ में रख के तो रीड करें, तो जिससे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो अभी हम वीडियो को एंड कर रहे हैं, इसके आप प्रॉपर नोट्स बना के स्टडी करें, डाउट्स जो भी हो कमेंट्स में भेजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।